इमरान खान हूँ। लंदन में धमाका हुआ और बहुत बड़ा धमाका हुआ है और उसमें हाउस ऑफ शरीफ की बहुत बड़ी तबाही हो गई है। मियां नवाज शरीफ साहब जो हमेशा सुर्खरू होने के चक्कर में कोई और ही काम करवा लेते हैं, वो अभी फिर सारे सुर्ख हो गए हैं और सुर्खरू नहीं हो पाए। हुआ यह है कि राणा शमीम का वो मामला जिसके ऊपर तकिया था, राणा शमीम का वो एफिडेविट जिसके ऊपर ये लोग खड़े थे, उसको उड़ा के रख दिया एक सहाफ़ी ने बरतानिया में। देखिए, बरतानिया में एक चीज़ है कि अगर कोई सहाफ़ी गलत खबर देता है, झूठी खबर देता है और एक ऐसी खबर देता है जिससे आपको या आपके कॉज को नुकसान हो रहा है, तो आप उसके ऊपर मुकदमा करके बड़ी जल्दी आप बहुत सारे लाखों पाउंड्स आप ले सकते हैं। उस सहाफ़ी को आप बिल्कुल सड़क पे ला सकते हैं। मियां नवाज शरीफ साहब के पास ये मौका है कि अगर वो सहाफ़ी झूठ बोल रहा है तो उसको सड़क पे ले आएं, उसके खिलाफ जाके डेफेमेशन का केस करें, हत्या के इज्जत का दावा करें और फिर उससे बहुत सारा पैसा निकलवा के उसको सड़क पे ले आएं। वो सहाफ़ी के पास पाकिस्तान भागने के अलावा और कोई रास्ता रहेगा नहीं। ये सहाफ़ी कौन है, इसने खबर कैसे दी और इसके पास कैसे शवाहिद और सबूत मौजूद हैं जिनकी वजह से इतनी बहादुरी के साथ, इतनी दिलेरी के साथ उसने ये खबर छपवा दी है। देखिए, इस सहाफ़ी के पास जो सबूत है ना, वो अब से नहीं है। ये सबूत लगभग 1 महीने से ज्यादा हो गया है इस सहाफ़ी के पास मौजूद है। ये सिर्फ उनका एनालिसिस कर रहा था, ये तमाम कानूनी नुक्तों पे देख रहा था कि अगर कल को मुझे कुछ चैलेंज किया जाता है तो मैं कानूनी नुक्ता नजर से जवाब कैसे दूंगा। और जब उसने अपने आप को पूरी तरह सेव कर लिया, कानूनी लिहाज से हर चीज बेहतर तरीके से मैनेज हो गई, तो फिर उसने ये खबर दी है। मैंने ये शवाहिद, बाकायदा मेरी एक्सेस हुई है इन सबूतों और शवाहिद तक, और मैं जानता हूं कि इस सहाफ़ी के पास ऐसा क्या है जिसकी बुनियाद पे उसने इतनी बड़ी खबर दी है कि जिसने हाउस ऑफ शरीफ को उल्टा कर रख दिया है, उनका सारा का सारा नैरेटिव बर्बाद कर दिया है। बल्कि यह तासुर बन गया है बरतानिया में और पाकिस्तान में कि ये लोग साजिश करते हैं इदारों के खिलाफ, रियासत के खिलाफ, अपने फायदे के लिए। कैसे? पहले तो आप वो खबर देखें जो उस सहाफ़ी ने दी है। वो ये कह रहा है कि राणा शमीम ने बयाने हल्फी पर दस्तखत नवाज शरीफ के दफ्तर में किए हैं। अब ये हथौड़ा है बहुत बड़ा। वो बयाने हल्फी जो राणा शमीम ने नोटरी पब्लिक के पास वहां पे बरतानिया में रखवाया, उस पर बहुत सारे सवालात उठाए जा रहे थे, जवाब नहीं मिल रहे थे। ये आया जवाब कि नवाज शरीफ के दफ्तर के अंदर राणा शमीम ने बयाने हल्फी के ऊपर, एफिडेविट के ऊपर दस्तखत वहां पे जाकर किए हैं। और ये इंकशाफ कौन कर रहा है? नोटरी का इंकशाफ है, यानी जो नोटरी पब्लिक वाला बंदा उसका। अब आपको बता दूं आगे क्या हुआ। बरतानवी सॉलिसिटर चार्ल्स गोथराई ने कहा है कि राणा शमीम साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के करीबी दोस्त हैं। दस्तयाब सबूतों के मुताबिक बरतानवी सॉलिसिटर ने तस्दीक की है कि जिस बयान हल्फी में साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुअज़्ज़िज़ जजेस पर इल्जामात लगाए गए हैं, इस पर दस्तखत नवाज शरीफ के दफ्तर मार्बल आर्च में किए गए हैं। ये नवाज शरीफ साहब का दफ्तर है। ये मार्बल आर्च कहां है, क्या है, मैं आपको बताता हूं। ये नून लीग का सेक्रेटेरिएट है, आप समझ लंदन में, और इसको कहते हैं स्टान होप मार्बल आर्च। अब कंपनीज हाउस रिकॉर्ड में फ्लैगशिप डेवलपमेंट लिमिटेड का एक ऑफिस है जिसके हसन नवाज एक डायरेक्टर है, और यही वो दफ्तर है जिसमें नवाज शरीफ लोगों से मिलते हैं। यहीं पर उन्होंने गिरफ्तारी देने के लिए जब वो आ रहे थे पाकिस्तान तो प्रेस कॉन्फ्रेंस यहीं पे की थी, और यहीं पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंसें अभी भी करते हैं। अभी भी जो मीडिया से वो खिताब करते हैं या अपनी पार्टी से, वो इसी दफ्तर से करते हैं। थोड़े दिन पहले जब ख्वाजा साद रबी वाला सारा जो तकरीब थी उसके अंदर उन्होंने कहा कि जल्दी पाकिस्तान में मुलाकात होती है, तो ये बात भी इसी दफ्तर में बैठकर उन्होंने की थी। इसी ऑफिस में उन्होंने अयाज सादिक से अभी मुलाकात की है, जो अफगानिस्तान का हमदुल्ला मुहिब था, उससे भी मुलाकात मियां नवाज शरीफ साहब ने इसी दफ्तर के अंदर की थी। इसी दफ्तर में एक पड़ा हुआ है प्रॉम्प्टर, टेली प्रॉम्प्टर कहते हैं एक ऐसी चीज कि कैमरा है, कैमरे के आगे एक टीवी लगा हुआ होता है, उस टीवी के ऊपर उर्दू के अंदर लिखा हुआ चलता रहता है और उसको आप पढ़ते रहते हैं। जो खबरें पढ़ने वाले जो हमारे साथी हैं वो ऐसी ही खबरें पढ़ते हैं, तो मियां साहब की तकरीर को लिख के टेली प्रॉम्प्टर में डाल दिया जाता है और मियां साहब उसको देखकर पढ़ते रहते हैं, और लोग समझते हैं कि शायद मियां साहब कैमरे में देखकर फिल्बदी बोल रहे हैं, लेकिन एक्चुअली वो लिखी हुई तस्वीर होती है। और वो टेलीप्रॉम्प्टर एक तस्वीर में नजर भी आ रहा है, ये आप देख लें, ये टेलीप्रॉम्प्टर पड़ा हुआ है, ये जो साइड पे पड़ा हुआ है, ये मियां साहब जब मुलाकात कर रहे हैं तो ये साइड पे टेलीप्रॉम्प्टर पड़ा हुआ है।
राना शमीम ने अभी तक नवाज शरीफ के साथ अपनी मुलाकात का कुछ नहीं बताया। अदालत के बाहर इस सवाल पर वो नो कमेंट्स कह चुके हैं, लेकिन चार्ल्स ने सबूत में 3 बार तस्दीक की है। जो सबूत इरफान हाशमी के पास मौजूद है उसमें 3 दफा तस्दीक की है चार्ल्स ने कि राना शमीम आर्च मार्बल में मौजूद थे, और उन्होंने सबूत में बयान किया है कि जज नवाज शरीफ के दफ्तर में मौजूद थे, यानी वो नवाज शरीफ के दफ्तर में ही थे सारे। जब उनसे पूछा गया कि कौन से ऑफिस में, जैसे यहां लंदन में, तो गोथराई ने जवाब दिया कि मार्बल आर्च ये जो ऑफिस है वहां पे मौजूद थे। गोथराई से मजीद पूछा गया कि क्या वो नवाज शरीफ के दफ्तर में थे, क्या वो दोस्ताना माहौल में थे। गोथराई का जवाब था जी हां, बहुत दोस्ताना माहौल में। गोथराई का सबूत में यह भी कहना है, और यह सबूत जो है ये बड़ा सॉलिड है, ये जब जहां कहा जाएगा वहां पेश कर दिया जाएगा। यह भी कहना है कि इनके दोस्त हैं नवाज शरीफ साहब और ये जज साहब आपस में दोस्त हैं। आपको मेरी बात समझ आई? जब नवाज शरीफ वजीर आजम थे तब उन्होंने राना शमीम से कहा था कि वो उनका मुल्क का चीफ जस्टिस बनाना चाहते हैं। राना शमीम महज शनासा नहीं बल्कि बरसों के करीबी साथी हैं। ये बातें सबूत के अंदर मौजूद हैं। गोथराई का कहना है कि नोटरी एक आजाद शख्स होता है जो किसी की शनाख्त की तस्दीक करने के बाद दस्तावेजात पर मोहर लगा देता है। किसी तहरीरी दस्तावेज के ओरिजिनल होने के बारे में उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं हुई और नहीं होती। जब इस बयान हल्फी की तस्दीक करवाई गई वो अकेले नहीं थे बल्कि उनके इर्द गिर्द काफी लोग मौजूद थे। याद रखें, जब नोटरी पब्लिक एक बयान ले रहा होता है ना, बयान हल्फी, तो वो उस शख्स के साथ अकेला मौजूद होता है। वो ये देखता है ये शख्स किसी दबाव में नहीं है, नशे में नहीं है, और उसके बाद उससे वो लेकर और उसके ऊपर वो नोटिफाई उसको कर देता है। वो नोटरी पब्लिक की स्टैंप वगैरह उसके ऊपर लग जाती है। मजे की बात यह है कि नवाज शरीफ साहब के सारे मामलात में यही बंदा नोटरी पब्लिक है, और राना शमीम के एफिडेविट में भी यही बंदा नोटरी पब्लिक है। अब यह खबर जो है वो पोल खोल रही है कि उस वक्त वो बंदा अकेला नहीं था, राना शमीम, इस नोटरी पब्लिक के साथ, बल्कि आसपास मियां नवाज शरीफ साहब के दफ्तर के लोग मौजूद थे और एक दोस्ताना माहौल था, और उस माहौल के अंदर वो दस्तखत हुए थे। तो एक तो उसकी कानूनी हैसियत जो है वो चैलेंज हो गई, नंबर 1। नंबर 2, ये पोल भी खुल गया कि नोटरी पब्लिक हो या राना शमीम हो, ये सारे नवाज शरीफ साहब के कारिंदे हैं, और ये सारे नवाज शरीफ साहब के दफ्तर में मौजूद थे, और वहां पे पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ ये घिनौना खेल खेला गया कि मुतनाज़ बना दो हर उस रास्ते को, या हर उस चीज को, या हर उस कानून को, या हर उस शख्सियत को जो हमारे खिलाफ कोई कानून का दायरा कसने की कोशिश करे। ये साजिश रची गई थी लंदन में, जिसका पोल खुल गया है, और ये एक धमाका है पीएमएलएन के लिए। देखिए, अभी तो बड़ा आसान है, क्योंकि लंदन से खबर छपी है, सहाफी के ऊपर केस कर दें कि जनाब ऐसी कोई बात ही नहीं हुई। ये तो नोटरी पब्लिक ने जाके अपने ऑफिस के अंदर अकेले के अंदर राना शमीम को किया, और मियां नवाज शरीफ साहब राना शमीम से मिले भी नहीं, और वो उनके दफ्तर में आया भी नहीं, और वो उनके दफ्तर के अंदर दस्तखत भी नहीं हुए। क्लेम करें, ये कहें कि साबित करे ये सहाफी। अब देखें, जो बार है ना, जो बोझ है साबित करने का, वो नवाज शरीफ पे नहीं है, वो सहाफी इरफान हाशमी पे है। इरफान हाशमी को यह साबित करना पड़ेगा कि नवाज शरीफ के दफ्तर में दस्तखत हुए, और उनके पास वो सबूत मौजूद है। वो सबूत दिखा देंगे, वो शवाहिद सामने रख देंगे कि जनाब ये वो सबूत हैं जिनकी बुनियाद पे मैं कह रहा हूं कि नवाज शरीफ के दफ्तर में साइन हुए हैं, और वो नोटरी पब्लिक भी अपने मुंह से कह रहा है। चार्ल्स तो मियां साहब बहुत बुरी तरह फंस गए। अब इससे मियां साहब ने बचने के लिए ना जियो न्यूज को एक इंटरव्यू करवाया उसी चार्ल्स का, और किया क्या, क्योंकि इरफान हाशमी ने सवालात पूछे हुसैन नवाज से, नवाज शरीफ से, हसन नवाज से, बाकी लोगों से कि यार इसके ऊपर जवाब दें कि मियां साहब के दफ्तर के अंदर आके वो साइन करवा रहा है, ये कौन सा नोटरी पब्लिक है और ये कौन सा कानूनी तरीकाकार है, ये तो सब 2 नंबरी लग रही है, तो आप इसका जवाब दें। तो उन्होंने इसका जवाब नहीं दिया। वैसे भी वो इरफान हाशमी का और फरीद 2-4 और सहाफी उनका वो जवाब नहीं देते। एक छोटा सा क्लिप दिखाता हूं, ये देखें, पीछे पीछे भाग रहे हैं और हुसैन नवाज आगे आगे भाग रहे हैं, सवाल का जवाब नहीं दे रहे। ये देखें सर, आपने वो डाल दी है एप्लीकेशन, हुसैन साहब थोड़ी सी डिटेल कर बता दें प्लीज। तो ये वहां रूटीन है, ये मियां साहब की फैमिली इनको जवाब नहीं देती, इन लोगों को बिल्कुल नहीं बताते कि इनके सवालात के वो खास बंदे उन्होंने रखे हुए हैं जिनको वो खबरें देते भी हैं, और उन्हीं से वो खुश रहते हैं, और उन्हीं को वो सवाल खुद पहले बताते हैं, फिर वो सवाल पूछे जाते हैं, फिर जवाब देते हैं। उन्होंने जियो को इंटरव्यू करवा दिया चार्ल्स का, और वो इंटरव्यू भी अभी पेस्ट कर दिया गया है सोशल मीडिया पे और जियो पे भी, जिसमें चार्ल्स ये क्लेम कर रहा है कि जी वो मेरे दफ्तर आया था, मेरे दफ्तर के अंदर अकेला मौजूद था, और ये सवालात जानबूझकर पूछे जा रहे हैं कि क्या अकेला था, किसी दबाव में तो नहीं था, कि आप और वो अकेले थे और यहां पे साइन हुए। अब जानबूझ के उससे सारा कुछ उगलवाया गया है। लेकिन अगर करना है तो इनको यह करना है
کہ عرفان ہاشمی کو عدالت لے کر جائیں اور یہ کہیں کہ انہوں نے ہماری شہرت خراب کی, انہوں نے ہمارے اوپر ایک بھونڈا الزام لگایا کہ ہم نے پاکستان میں اداروں کو بدنام کرنے کے لیے یہاں لندن میں ایک سازش کی ہے, لہذا عرفان ہاشمی کو سزا دی جائے اور اس سے ہتک عزت کے کروڑوں روپے وصول کر لیں, بے شک جتنے پیسے اس کے پاس ہیں بھی نہیں اتنے ہی کر لیں, بے شک اس کو بالکل آپ سڑک پہ لے آئیں اگر کر سکتے ہیں تو. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ان ثبوتوں کی موجودگی میں کبھی بھی عرفان ہاشمی کو چیلنج نہیں کیا جائے گا. میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں کیونکہ میں ان ثبوتوں کو جانتا ہوں اور وہ 1 مہینے سے موجود ہیں, وہ آج سے نہیں ہے. میں انڈر اوتھ تھا, میں نے ان کے ساتھ یہ حلفاً ان کو کہا تھا کہ میں یہ بات جب تک آپ سٹوری نہیں دیں گے کسی کو نہیں بتاؤں گا, اور وہ ثبوت کس نوعیت کے ہیں وہ ابھی بھی فیصلہ ہوا ہے کہ وہ نہیں بتایا جائے گا جب تک کہ میاں صاحب یا وہ نوٹری پبلک ان کو عدالت میں نہیں لے کر جاتے. رانا شمیم کے اوپر پہلے ہی کچھ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ سابق جج 3 سال تک کیوں خاموش رہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ نومبر کے دوسرے ہفتے میں لندن نواز شریف سے ملے یا نہیں ملے. تیسرا سوال یہ ہے کہ بیان حلفی کی تصدیق لندن میں کیوں کروائی. چوتھا سوال یہ ہے اس کا فائدہ کس کو ہوا. پانچواں سوال یہ ہے کہ سیاسی حوالے سے حساس موقع پر کیوں لیک کیا گیا. چھٹا سوال یہ ہے کہ نواز شریف کے رانا شمیم کے ساتھ تعلقات تھے یا نہیں. ساتواں سوال یہ ہے کہ اس بیان حلفی کا نواز شریف کے حوالے سے بے نقاب ہونا کیوں ضروری ہے. یہ سوالات پہلے ہی اٹھائے جا رہے ہیں. اب ان سارے سوالات کا جواب آپ کو آج مل گیا ہے, بڑا کلیئر ہو گیا. یہ بیان حلفی باہر کیوں لایا گیا, بڑا سوال اب یہ ہے. اس بیان حلفی میں جان بوجھ کر ایک بندے کا نام شامل کروایا گیا, ایک جج کا, اور وہ جان بوجھ کر پاکستان سے شامل کروایا گیا. رائے ونڈ سے خواہش کہی کہ جی جسٹس میاں عامر فاروق صاحب کے اوپر الزام لگا دیا جائے اور ان کا نام اس بیان حلفی میں شامل کر دیا جائے. یہ کیوں کہا گیا؟ کیونکہ جسٹس میاں عامر فاروق صاحب وہ کیس سن رہے ہیں جس کیس میں مریم نواز صاحبہ کی اپیل ہے اور جس میں مریم نواز صاحبہ کو پہلے ہی سزا ہو چکی ہے. وہ کسی بھی وقت جیل جا سکتی ہے. اب ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ یا تو جج کو قابو کرو یا ان کو اپنی مرضی کا فیصلہ دینے پر مجبور کرو, اور اگر وہ مجبور نہ ہوں تو پھر ان کو بدنام کرو, جیسے کہ یہ کرتے ہیں بیشتر ججز کو بدنام, یا ان کے اوپر ایسے ایلیگیشن لگاؤ یا ان کے لیے ایسے حالات پیدا کرو کہ وہ کیس سے الگ ہو جائیں. مریم نواز صاحبہ کے کیس میں کیونکہ معزز جج صاحب اس معاملے کو سن رہے تھے تو حسین نواز صاحب نے اس سٹوری کو بھجوایا اور پہنچایا کس کے پاس؟ انصار عباسی صاحب کے پاس, اور ان کو بتایا کہ یہ ایفیڈیوٹ چھاپ دو. انہوں نے بغیر سوچے سمجھے اپنے تعلقات کی بنیاد پہ جو ہے وہ اپنے پاؤں پہ کلہاڑا مارا اور یہ سٹوری چھاپ دی. اب حسین نواز کے فرشتوں کو بھی علم نہیں تھا اور کسی کو بھی یہ آئیڈیا نہیں تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ اس معاملے کا نوٹس لے لے گا, اور جیسے ہی اس معاملے کا نوٹس لیا تو سب کو مصیبت پڑ گئی. جج رانا شمیم صاحب کسی سوال کا جواب دینے کو تیار نہیں ہے. ایفیڈیوٹ جو ہے اس کو چھپایا جا رہا ہے. سب کا موقف جو ہے وہ الگ الگ قسم کا آیا ہے, تو سارے کے سارے پھنس گئے. ایک تو اس ایفیڈیوٹ کی درگت بن گئی. اگر تو اس کو وہاں پہ چھپا کے رکھ لیتے, بچا کے رکھ لیتے اور اس ایفیڈیوٹ کو باہر نہ آنے دیتے تو ہوتا یہ کہ شاید میاں صاحب کو یہ برطانیہ میں فائدہ دے دیتا ان کے پولیٹیکل اسائلم کے کیس میں, جہاں پہ وہ 2-3 سال گزارنے کے بعد مناسب وقت میں اپنا کیس واپس لے لیتے اور اس طرح برطانیہ میں ان کا سٹے بہت آسانی سے ممکن ہو جاتا. ان کو پاکستان واپس نہ آنا پڑتا جیسے مجبوری میں آج کل وہ اناؤنسمنٹس کر رہے ہیں. لیکن انہوں نے اس سے ڈبل شکار کرنے کی کوشش کی. ایک تیر سے 2 شکار, یعنی ایک طرف میاں صاحب کو بھی فائدہ پہنچا دیتے ہیں اسی ایفیڈیوٹ سے, اور دوسری طرف مریم نواز صاحبہ کو بھی ایک معزز جج صاحب جو انصاف کرنے جا رہے ہیں ان سے بچانے کی کوشش کی جائے اور ان کو متنازع بنایا جائے عدالتی پروسیجر کو. یہ دوہرا ایک طریقہ کار مبینہ طور پہ استعمال کیا گیا بظاہر جو نظر آ رہا ہے, اور عدالت اس بارے میں سوالات اٹھا رہی ہے. زیادہ قانونی نقطوں میں ہم اس لیے نہیں جا سکتے, عدالت کے اندر کیس چل رہا ہے, لیکن بظاہر یہ تصویر کلیئر ہوتی چلی جا رہی ہے. اب اس میں مریم نواز صاحبہ کو فائدہ یہ تھا کہ معزز جج صاحب اگر اس بینچ سے اپنے آپ کو الگ کر لیں یا کیس کو نہ سنیں تو پھر ان کو لگتا ہے کہ وہ مینج کر سکتے ہیں. وہ ہمیشہ ایسے ہی کرتے ہیں. یعنی یہاں پہ ایسی خبریں آتی ہیں, بلکہ صحافی اور کئی سیاستدان آپس میں نے کئی دفعہ اسلام آباد میں یا لاہور میں ان کو بات چیت کرتے ہوئے سنا کہ یہ جو بینچ بنا ہے نا, فیصلہ یہ آئے گا اور اس اکثریت سے آئے گا. یعنی وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم مینج کر لیتے ہیں. بڑی شرم کی بات ہے, جھوٹ بولتے ہوں گے لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم مینج کر لیتے ہیں. یعنی میں نے بہت ساری دفعہ سیاستدانوں کو کہتے ہوئے سنا کہ یہ جج صاحب یہ فیصلہ دیں گے اور یہ والے ہماری بات نہیں سنیں گے. یعنی ایسی اسیسمنٹ کر رہے ہوتے ہیں. بڑے دکھ کی اور بڑے تکلیف کی بات ہے
تو یہاں پہ جوڈیشری کو بھی ہمیشہ مینج کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, اور پی ایم ایل این سے اچھا مینج کوئی نہیں کرتا. آپ نے ماضی کے اندر ٹیلی فون کالز تک سنی ہے, ریکارڈنگ, جب شہباز شریف صاحب فون کر کے میاں نواز شریف صاحب کے پیغامات ججز کو سناتے تھے اور ان کو کہتے تھے کہ یہ فیصلے دینے اور اس طرح فیصلے دینے ہیں. ججز کہتے تھے جو آپ کا حکم ہو گیا. یہ ماضی کے اندر ایسی کال موجود ہے. تو اب دوبارہ کیا وہی چلانا چاہتے ہیں سسٹم؟ کیا وہی کرنا چاہتے ہیں؟ کیا کوئی جج اگر انصاف کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ ان کو رستے سے ہٹانے کے لیے اتنے گندے ہتھ کنڈے استعمال کر سکتے ہیں؟ یہ سازش ہے جو پکڑی گئی ہے, اور چیلنج یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب یا چارلز جو چاہے عدالت کے اندر عرفان ہاشمی کو لے کر جائیں اور ان کو کوڑی کوڑی کا محتاج کر دیں اگر کر سکتے ہیں تو, لیکن کریں گے نہیں, کیونکہ عرفان کے پاس بھی ثبوت موجود ہے. وہ اس پہ سیاست کریں گے, قانون کا دروازہ نہیں کھٹکھٹائیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سارے پول کھل گئے ہیں اور اب کچھ بھی ایسا نہیں رہا. یعنی یہ تو سرخرو ہونے کے چکر میں لال سرخ ہو گئے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیں.